Like, share and subscribe and hit the bell icon for more educational videos updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल आर्यन राणा एकेडमी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं तारों का जन्म। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख रहे थे, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख रहे थे। तो आज ये हमारा है पार्ट है, ये हमारा 2 है, ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं तारों का जन्म एवं मृत्यु। तो इनका जीवन बहुत लंबा होता है। अब ये तारे जो हैं, इनका जीवन तो कोई छोटा होता नहीं है। 100 साल या 200 साल में ये बिलियन साल जीते हैं, 10 बिलियन 100 मिलियन बिलियन साल ये ऐसे जीते। तो इनका जीवन बहुत ही लंबा होता है। ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, और ये तारा बनने से लेकर इनका ख़त्म होने तक ये बहुत सारे अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो चलिए देखते हैं तारों की जीवन चक्र की निम्न अवस्था है। तारों की जीवन चक्र की क्या है, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का बादल परिभावित होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिक के संलयन आरंभ हो जाता है, और हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी अवस्था में तारा बनता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। तो इसमें क्या करता है कि आकाशगंगा जब घूमती है, आकाशगंगा जब घूमती है तो उसके घूर्णन के से उनके अंदर जो गैसों का जो बादल होता है वो परिभावित होता है। जो गैसों का बादल होता है, अब घूमेंगे तो अब गैसों का बादल एक जगह इकट्ठा होगा, और उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिक के संलयन यानी नाभिक के संलयन ये एक प्रक्रिया है जिससे तारा बनता है। नाभिक के संलयन आरंभ हो जाता है, और हाइड्रोजन ये H है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। एक से मैं नीचे लिख देता हूँ। ये H है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन है। H से HYDROGEN H हाइड्रोजन, और H हीलियम। ये हीलियम हो गया। ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये हीलियम का सिंबल है। तो उस बादल में नाभिक के संलयन आरंभ होता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसी अवस्था में एक तारा का निर्माण होता है। इसी अवस्था में एक तारा बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तारों का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारों का केंद्रीय भाग संकुचित और गर्म हो जाता है, लेकिन बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। अब देखिए यहाँ पे केंद्र का हाइड्रोजन, जब तारों में क्या होता है, नाभिक के संलयन होता है, जो उनके केंद्र में जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। नाभिक के संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अगर तारों का हाइड्रोजन समाप्त हो जाए तो केंद्र का भाग संकुचित हो जाता है और गर्म होने लगता है। केंद्र का भाग संकुचित होता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन बाह्य परत पर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। लेकिन बाह्य परत, जो बाहर का परत होता है, तारों का बाहर का परत, उस पे हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी ही रहता है। अब धीरे धीरे तारा ठंडा होकर
लाल दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव या रेड जायंट। रक्त दानव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रक्त दानव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड जायंट। रेड जायंट। देखिए तारों का केंद्र ये तो हो गया। धीरे धीरे जब तारा ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगता है, और तारा ठंडा होगा और वो लाल दिखाई देने लगता है, और जब ठंडा होता है तो वो लाल दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहते हैं या रेड जायंट। तो ये देखिए ये एक स्टार है और ये ठंडा हो चुका है। अब ये क्या कहलाएगा? रक्त दानव। अब ये क्या कहलाएगा? रक्त दानव और रेड जायंट। सॉरी, रेड जायंट। अब ये तारा क्या कहलाएगा? जब ये तारा इसका केंद्र का जो हाइड्रोजन का हीलियम में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और ये तारा जब धीरे धीरे ठंडा होता है, तब ये ऐसा कुछ लाल दिखाई देने लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब केंद्र में उपस्थित हीलियम होता है वो कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ में परिवर्तित होता है। अब केंद्र में जो हीलियम बच गया है वो किस में परिवर्तित होता है? वो कार्बन में परिवर्तित होता है। वो किस में परिवर्तित होता है? वो कार्बन में परिवर्तित होता है। और कार्बन भारी पदार्थ क्या होगा? जैसे लोहा और हो गया, लोहा और, तो कार्बन क्या होता है? लोहे और में बदलने लगता है, भारी पदार्थ में बदलने लगता है। इस परिवर्तन के बाद तारे में तीव्र विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब ये देखिए, इस परिवर्तन के बाद ये जो हीलियम बदलता है, कार्बन और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा और में बदलता है, तो इस परिवर्तन के बाद तीव्र विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इस विस्फोट में बहुत लाइट निकलता है। इस विस्फोट में बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है और इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसी विस्फोट को क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इसी विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब ये देखिए, ये केपलर तारा था जिसका सुपरनोवा विस्फोट हुआ है। तो ये देखिए, इसके ये केंद्र से बहुत सारा लाइट निकलता है, बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलता है इससे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को समाप्त कर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो जाता है, अब ये 1.4 ms से क्या है? अभी 1.4 ms जो है ये सूर्य का द्रव्यमान है, ये सूर्य का द्रव्यमान है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चंद्रशेखर रेखा भी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चंद्रशेखर रेखा भी कहते हैं। तो अगर इससे तारे का द्रव्यमान कम होता है तो वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को समाप्त कर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, यानी श्वेत वामन। ये श्वेत वामन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये श्वेत वामन में बदल जाता है। जब ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा खो बैठता है, समाप्त कर लेता है, तो ये किस में बदलता है? श्वेत वामन में। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये पॉइंट मेन है। इसे क्या कहा जाता है? जब ये व्हाइट ड्वार्फ श्वेत वामन बनता है तो ये जीवाश्म तारा भी कहलाता है। अब देखिए, श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है। अब जो श्वेत वामन होता है वो ठंडा होता है। अब उसमें अभी भी जो थोड़ी सी भी नाभिकीय ऊर्जा बची होगी, और वो तो नाभिकीय ऊर्जा समाप्त कर चुका है, अगर उसमें थोड़ी सी भी नाभिकीय ऊर्जा हल्की सी बची होगी तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और वो श्वेत वामन किस में बदल जाएगा? वो काला वामन में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा? काला वामन में। और पूरा ब्लैक दिखाई देगा। और इन्हें ढूंढना भी, ये ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स जो होते हैं, इन्हें ढूंढना भी मुश्किल होता है। मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए,
न्यूट्रॉन तारा की खोज। अब देखिए ये श्वेत वामन जो है, और एक मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, जो सूर्य से बड़े, सूर्य से दुगने या सूर्य से बड़े जो तारे होते हैं, उनमें जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तब वे किसमें, वे तो या तो न्यूट्रॉन तारे में बदल जाते हैं और या तो वो ब्लैक होल्स में बदल जाते हैं। वो किस में बदलते हैं, जो सूर्य से बड़े होते हैं, वो सूर्य से बड़े तारे, एक सेकंड, सूर्य से बड़े तारे, ये इनमें जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वो किस में बदलते हैं, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा या एक और यहीं पे ब्लैक होल में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में किस में बदलता है, जो सूर्य से ज़्यादा बड़े होते हैं वे न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन तारे की खोज मिस जैकलिन वेल ने की थी। जैकलिन वेल, न्यूट्रॉन तारा जो है, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन तारीख हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे न्यूट्रॉन तारा गलत है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन तारा जिसकी खोज किसने की थी, मिस जैकलिन वेल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी न्यूट्रॉन तारे की, मिस जैकलिन वेल ने की थी। जॉन व्हीलर को ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। अब ये जॉन व्हीलर जो है को ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। किसको, जॉन व्हीलर को क्या जाता है, ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक है, ये सभी तारों में होता है। अब ये सभी तारों में कितना % क्या पाया जाता है वो देख लीजिए, कौन सा गैस पाया जाता है और क्या पाया जाता है। अब इधर तत्व है, इधर क्या है, तत्व है, और इधर मात्रा है, और क्या तत्व और मात्रा है। अब देखिए हाइड्रोजन किसने, एक रेड ले लेते हैं, हाँ तो हाँ। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है किसमें कितना % होता है, 71%। इसकी मात्रा इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य अन्य तारा में कितना पाया जाता है, 71%। और हीलियम कितना % पाया जाता है, 27.1%। हीलियम सूर्य अन्य तारों में कितना पाया जाता है, 27.1%। अब कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन जो ये तत्व होते हैं, ये तत्व कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन, ये सूर्य अन्य तारे में कितने पाए जाते हैं, यहाँ पे 1.5% के पाए जाते हैं। और लोह वर्ग के तत्व जो कार्बन ये भारी पदार्थ में बदलता है, तो ये किस में लोह वर्ग के तत्व में बदल जाता है, वो लोह वर्ग के तत्व में बदल जाता है, जो कितना % पाया जाता है, 0.5%। अब देखिए यहाँ पे तारों का रंग, तापमान एवं उम्र देखिए। अब देखिए यहाँ पे तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए तारों के रंग से जो है उसका तापमान का ज्ञात किया जा सकता है, और तारों के रंग से उसकी तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। ये लाइन दोनों सेम ही है, ये लाइन दोनों सेम ही हो गई। अब देखिए और एक और बात मैं बता देता हूँ, तारों के रंग से ही
उनके उम्र का भी पता लगाया जाता है। तारों के रंग से ही उनका, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, तारों के रंग से उसके तापमान को काट करके उम्र कर लीजिए, उम्र को ज्ञात किया जाता है। तारों के रंग से उसके उम्र को ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हमारा सूर्य जो है, हमारे सूर्य कैसा दिखता है, पीला कलर का। हमारा सूर्य कैसा दिखता है, सूर्य कैसा दिखता है, पीला दिखता है, यानी वो अभी युवा है, अभी मतलब नया नया है, अभी ये मध्य युवा, एक सेकंड, युवा। अब ये सूर्य पीला कलर का था, ये युवा, मतलब ये इसने अपना आधा जीवन, ये सूर्य जो है अपना आधा जीवन जी चुका है, ठीक है। और जो ब्लू कलर के होते हैं वो नए तारे होते हैं, उनको बने हुए ज़्यादा दिन नहीं होते, वो नए तारे होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।